आज कुछ अर्थशास्त्र पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे टारगेट कौन से स्टूडेंट्स हैं। मेरे टारगेट मिलियंस स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्योंकि मिलियंस हर साल फेल होते हैं। मेरे टारगेट कुछ 100 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं और पास होने वाले हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसे विज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। ये धन का शास्त्र है। अब क्या एक लाला जी हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, वो अर्थशास्त्री हैं? नहीं, वो धनी हैं, धनवान हैं, लेकिन अर्थशास्त्री नहीं हैं। वो बहुत अच्छा पैसा कमाना जानते हैं। उनको पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो कितना पैसा मिलेगा। फिर भी उनको अर्थशास्त्री नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्हें अर्थशास्त्र के नियम नहीं पता हैं। धन कैसे कमाया जाता है ये पता है। वो अर्थशास्त्र के उदाहरण बन सकते हैं। एक अर्थशास्त्री जब आपको अर्थशास्त्र पढ़ाएगा तो उन लाला जी का एग्जाम्पल दे सकता है, टाटा का एग्जाम्पल दे सकता है, बिरला का एग्जाम्पल दे सकता है। लेकिन अगर अर्थशास्त्रियों में नाम की गणना की जाए तो उनका नाम अर्थशास्त्रियों में गिना नहीं जाएगा। इसका मतलब अर्थशास्त्री में और धनी में अंतर होता है। अर्थशास्त्र आर्ट्स फैकल्टी में प्राचीनतम और साइंस फैकल्टी में नवीनतम विज्ञान है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। एक तरह का विज्ञान भी है और एक तरह की कला भी है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ये कहता हूँ कि ये एक प्रकार का दर्शन भी है। अल्फ्रेड मार्शल का नाम आपने सुना होगा। मार्शल ने समाज में जो कुछ आर्थिक घट रहा है उसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा है। रॉबिन्सन मानते हैं कि एक ऐसा अध्ययन है जो मानव स्वभाव का अध्ययन करता है, लेकिन धन से संबंधित अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। उपलब्ध संसाधन, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, वे कितने उपलब्ध हैं, कहाँ तक उपलब्ध हैं, किस सीमा तक उपलब्ध हैं, उनका उपभोग कैसे होता है, क्यों होता है कंजम्पशन, क्या कारण है कि कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्या कारण है कि मांग बढ़ जाती है, क्या कारण है कि पूर्ति बढ़ जाती है, दुर्लभता क्या होती है, स्कैर्सिटी क्या होती है चीज़ों की। अर्थशास्त्र में इन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। अब एडम स्मिथ का नाम न लें तो अन्याय होगा। उनकी एक पुस्तक है धन का विज्ञान। उस पुस्तक को कहा जाता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। संक्षेप में इस पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस है। ये पुस्तक धन का विज्ञान है। 1776 में प्रकाशित हुई थी, 1776 में। इसी प्रकार से अगर मार्शल का नाम न लें तो भी गलत है। 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पुस्तक दी। इसी प्रकार से और बहुत से अर्थशास्त्री हैं। असल में अर्थशास्त्र का महत्व समाजशास्त्र के लिए भी बहुत अधिक है, विधि विज्ञान के लिए है, ज्ञान विज्ञान के लिए है, सैद्धांतिक समृद्धि के लिए है, यानी सिद्धांत निर्माण के लिए, तर्क शक्ति में वृद्धि के लिए है, और हमारी आर्थिक तार्किकता में वृद्धि के लिए है।
हमारे आर्थिक ज्ञान, आर्थिक संज्ञान यानी कि इकोनॉमिक कॉग्निजेंस, उसके लिए बहुत बड़ा महत्व है। इसका संबंध सभी शास्त्रों से है, यानी सभी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उन सभी से इसका संबंध है। लाभ, श्रमिकों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं आदि का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। व्यापारियों का, सरकारों का, राजनीतिज्ञों का, प्रबंधकों का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टि से। ये दृष्टि ही तो है, जब कोई विषय बनता है, कोई सब्जेक्ट का निर्माण होता है तो ये दृष्टि ही होती है। तभी तो मनोविज्ञान बनता है, तभी राजनीति विज्ञान बनता है, तभी समाजशास्त्र बनता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र बना है, यानी अर्थ से संबंधित दृष्टि जब हम अपनी डालते हैं, यानी हमारी निगाह जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो आर्थिक निगाह पड़ती है, यानी धन से संबंधित, उपभोग से संबंधित, कंजम्पशन से संबंधित और उत्पादन से संबंधित, लागत से संबंधित, निर्माण से संबंधित, जब इन बातों से संबंधित निगाह हमारी पड़ती है तो उसको हम फिर कहते हैं कि अर्थशास्त्रीय दृष्टि है। भारत में अर्थशास्त्र का अर्थ डिफरेंट रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसका अर्थ राजनीति विज्ञान है। वहाँ पर अर्थ का मतलब जो है धन नहीं है, अर्थ का मतलब वहाँ पर दूसरा है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। वैसे 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें 4 पुरुषार्थों में जो अर्थ है उसका मतलब धन संपदा ही है, डेफिनेटली। वहाँ पर अर्थ का मतलब राजनीति नहीं है। धर्म का मूल अर्थ को कहा गया है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये सब लिखा गया है। और धर्म को सुख का मूल बताया गया है कि सुख का मूल धर्म है। यानी कुल मिला के ये वृद्धों की सेवा से संबंधित श्लोक है, लेकिन उसमें जो एक पंक्ति है वो आपके काम की है। वो क्या है? धर्म का मूल है अर्थ। ये तो भारतीय दृष्टि है। विदेशों की दृष्टि अलग अलग प्रकार की है, जैसा कि हमने बताया कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस ग्रंथ लिखा। इसके अलावा माल्थस हैं, रिकार्डो हैं, जे.एस. मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इसके अलावा रॉबिन्स हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिनके बारे में संक्षेप ज्ञान आपको कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आधुनिक जीवन में आपको जो अर्थशास्त्रियों के विषय में पढ़ना चाहिए तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स भी पढ़ने चाहिए। बॉड्रिलार्ड, जेमेसन इत्यादि पढ़ने चाहिए। और इसके अलावा थेलर ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिन्होंने नज थ्योरी दी है, जो मैंने समय समय पर बताई है। तो थेलर के विषय में पढ़िए। थेलर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके विषय में पढ़िए। थेलर ये मानते हैं कि मांग जो है वो नज क्रिएट करके पैदा की जाती है, यानी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पैदा किया जाता है तो मांग पैदा हो जाती है। मांग होती नहीं है ओरिजिनली, ये पैदा कर दी जाती है। तो मांग पैदा करना ही नज क्रिएट करना है। ये तो हमने बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल इसका आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र के विषय में आज हमने आपको बेसिक चीज़ बताई। अब बेसिक चीज़ में आती है मांग और पूर्ति भी। डिमांड एंड सप्लाई सीधा सीधा सिद्धांत है। डिमांड और सप्लाई जब बराबर हैं तो मूल्य स्थिर होते हैं। डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है तो मूल्य बढ़ने लगते हैं। इसका उल्टा होता है तो मूल्य घटने लगते हैं। लेकिन ये सिद्धांत पुराना हो गया है। अब आजकल डायनामिक सिद्धांत है, यानी कि मांग बढ़ने की दर, आपूर्ति बढ़ने की दर के जब बराबर होती है तब कीमतें स्थिर रहती हैं। तो ये दरें हो गई हैं अब, यानी सचल हो गई हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई हैं, है ना। तो इसलिए मांग और पूर्ति के सचल सिद्धांत को आपको पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें ये भी पढ़ना चाहिए कि अर्थशास्त्र विज्ञान है कि कला है कि दर्शन है, इन चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें भी पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, और उनको पढ़िए ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। तो आज हम अर्थशास्त्र पर इतनी ही चर्चा करेंगे, शेष फिर कभी।